हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 3 समझाऊंगी। असेसमेंट वर्कशीट है ये आपके पास, जिसकी डेट हमारे पास है 17 अगस्त 2021। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम दो असेसमेंट वर्कशीट कर चुके हैं क्लास 10th की। तो अगर अभी तक आपने वो दोनों असेसमेंट वर्कशीट्स नहीं की है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि इन वर्कशीट के आपके मार्क्स लगेंगे। ठीक है, तो आज हम थर्ड वर्कशीट कर रहे हैं। लास्ट टू वर्कशीट्स में हमने असेसमेंट वर्कशीट में एमसीक्यू क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 to 10, और 10 क्वेश्चंस थे आपके पास और 10 ही मार्क्स थे आपके पास। ठीक है, 1 1 मार्क के थे। लास्ट वर्कशीट शायद 2 2 मार्क्स के थे, इस वाली में 1 1 मार्क के, क्योंकि लास्ट टाइम आप लोगों ने मुझे कमेंट करके आंसर किया था कि आपके कितने नंबर आए हैं। याद होगा आपको, मैंने आप लोगों से पूछा था कि बताइएगा। तो सेम आज वही है। वर्कशीट आप पहले मेरे से अच्छे से समझ लीजिए, फिर पूरी वर्कशीट आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। प्लस मुझे बताइएगा जरूर कमेंट करके कि आपके आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, चलिए वर्कशीट देखते हैं। आज की वर्कशीट में एक नई चीज सीखने वाले हैं, वो क्या? देखो, अभी तक आप नॉर्मली एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे करते आए, एक क्वेश्चन के और चार आपको ऑप्शन दिए गए, तो आपने उनको टिक कर दिया, जो भी एक आंसर सही था वो आपका टिक हो गया। तो ये थे एमसीक्यू क्वेश्चन। लेकिन ना, आज हमारे पास जो ये 10 क्वेश्चंस आए हैं ना, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होके आए हैं। एक सेक्शन 1 है और एक सेक्शन 2 है। जो सेक्शन 1 है ना, उसमें टोटल 4 क्वेश्चन है आपके पास, जो 4 मार्क्स के हैं। और जो सेक्शन 2 है ना, उसमें टोटल 6 क्वेश्चन है आपके पास, जो 1 1 मार्क्स ईच है, तो 6 मार्क्स के हैं। तो 10 मार्क्स हो गए। अब जो सेक्शन 1 है वही इंटरेस्टिंग है। उसमें बताए इस बार हुआ क्या है, आया तो एमसीक्यू ही है, लेकिन उसमें ना दो आपके पास कथन आए हैं। एक है आपके पास अभिकथन, ठीक है, जिसको हम ए बोलेंगे, इंग्लिश में हम उसे असर्शन बोलते हैं। और एक है दूसरा मेरे पास कारण, जिसको हम आर बोलेंगे, इंग्लिश में उसे हम रीजन बोलते हैं। तो चारों क्वेश्चन में ना आपको एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अब आपको क्या करना है, वो अभिकथन और कारण दोनों को अच्छे से पढ़ना है और देखना है कि अब वो दोनों सही लिखे हुए हैं। तो अगर दोनों सही लिखे हैं तो ठीक है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप ये देखोगे कि जो कारण है वो अभिकथन की व्याख्या दे रहा है या नहीं दे रहा। तो अगर दे रहा है तो उसके लिए एक अलग ऑप्शन है, और नहीं दे रहा तो उसके लिए एक अलग ऑप्शन है। ठीक है, उसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि अभिकथन आपके पास गलत लिखा हो लेकिन कारण आपके पास ठीक लिखा हो, तो भी एक ऑप्शन है। ऐसा भी हो सकता है कि अभिकथन आपके पास सही लिखा हो लेकिन कारण आपके पास गलत लिखा हो, तो ऐसा भी एक ऑप्शन है। नई चीज क्या है, जो चार क्वेश्चन है ना, चारों क्वेश्चन के ऑप्शन सेम है। कैसे देखो, यहाँ पर है ये चारों ऑप्शन। ये चारों ऑप्शन जो है ना, चारों क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन 1 के लिए भी यही ऑप्शन है, क्वेश्चन 2 के लिए भी, 3 के लिए भी और 4 के लिए भी। चारों के लिए सेम ऑप्शन है। फिर आप सोच रहे होंगे हम इसमें 4 में टिक कैसे लगाएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी बी हो और क्वेश्चन नंबर 2 का भी बी हो, तो दोनों का टिक कैसे लगाएंगे। तो जो क्वेश्चन है ना, आपको उनके नीचे ऑप्शन दिए ए बी सी डी। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी है, तो आप अपने फर्स्ट वाले में बी को फिल करोगे। सेकंड का भी बी है, तो सेकंड में अलग से चार ऑप्शंस दिए ए बी सी डी, तो बी को फिल करोगे। आपको जो ये यहाँ ऊपर ऑप्शंस दिए, इनमें कहीं पर भी टिक नहीं करना है। टिक आपको जो नीचे आपको ये सर्कल बना के दिए, गोले बना के, इन्हीं में ही करना है। ठीक है, एक बार हम शुरू करते हैं। धीरे धीरे सारे डाउट्स, चार क्वेश्चन तक पहुंचेंगे ना, 101% क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रह जाएगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए, वही चीज सब कुछ ऊपर लिखा है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। हम आते हैं सीधा क्वेश्चन 1 पे। कह रहा है ए मतलब क्या था, अभिकथन। आर मतलब क्या था, कारण। ठीक है, 16/15 एक परिमेय संख्या है। तो आप बताओ, 16/15 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, एक परिमेय संख्या। तो ये सही लिखा हुआ है। अभी छोटा सा टिक लगा देते हैं। फिर इसका कारण देखते हैं। कह रहे हैं 16/15 के हर का एक अभाज्य गुणनखंड 3 है। तो अगर आप 16/15 के हर का गुणनखंड करो, जो कि 3 इंटू 5 होगा, इनका एक गुणनखंड 3 है, जो कि हाँ है, तो ये भी सही है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ना यहाँ पर, तो जो आर है, जो हमारे पास कारण है, वो अभिकथन की व्याख्या नहीं है। हाँ, अगर आर में ये लिखा होता कि परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जो पी अपॉन क्यू के रूप में होती है, जहां पी और क्यू एक पूर्णांक होते हैं और क्यू 0 के बराबर नहीं होता, या फिर ये होता कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो वो उसके साथ होता। लेकिन यहाँ पर तो आपको गुणनखंड के बारे में बता रखा है, तो ये दोनों तो आपस में मैच नहीं हो रहे ना, ए और आर। आर जो है वो एक की व्याख्या नहीं है ना। वैसे देखा जाए है दोनों ट्रू, लेकिन वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ए को, आर जो है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा ना। तो हम यहाँ पर ऑप्शन कौन सा लेंगे, ये वाला, बी वाला। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो बी वाले ऑप्शन पे यहाँ नहीं टिक करोगे, आप यहाँ करोगे ये।
क्योंकि ये जो चार ऑप्शन है ना ऊपर, वो चारों क्वेश्चंस के लिए सेम है, तो उसमें कहीं भी टिक नहीं करना है। ठीक, चलिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक रैखिक समीकरण है। नहीं, रैखिक समीकरण में तो x की घात 1 होनी चाहिए, यहाँ तो x की घात 2 है, तो ये रैखिक समीकरण तो नहीं है। इसका मतलब ये तो मेरा गलत है, ए गलत है। अब आर देखते हैं, कह रहे हैं 2 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक शुनांक है। 2 जो है इस बहुपद का एक शुनांक है, तो शुनांक निकालने के लिए इसे 0 के बराबर कर दिया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स का मान कितना आ गया 2 आ गया, ये सही है। लेकिन यहाँ पर ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन में देखो है कहीं ए आर सत्य है परंतु आर सत्य है ना। ठीक, तो डी पर यहाँ नहीं टिक करेंगे, कहाँ टिक करेंगे, डी वाले को यहाँ पर टिक करेंगे। तो इसमें ए आ सत्य है और आर सत्य है। ठीक है, चलिए थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड में कह रहे हैं आपको एक समीकरण दे रखी है, एक नहीं 2 समीकरण दे रखे हैं और उनके हल दे रखे हैं। कह रहे हैं बताओ क्या ये आपके पास ठीक है। तो ऐसा करते हैं, मान के चेक कर लेते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 है, x की जगह 4 और y की जगह 2 रखा मैंने, तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हाँ, पहली वाली का तो ये हल आ रहा है पूरा पूरा। चलो दूसरी वाली का भी देख लेते हैं। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 है, x की जगह पर मैंने 4 रखा और y की जगह पर मैंने 2 रखा, इज इक्वल टू 20 हो गया। तो 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 20, 20 इज इक्वल टू 20। हाँ, दूसरी का भी है, तो इसका ए तो सही है। जो दो हल दिए थे वो दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। चलो आर देखते हैं। आर में कह रहा है x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2 दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है। तो हाँ, कर रहा है संतुष्ट, कर रहा है नहीं कर रहा, तो आर भी सही है। और अगर आप ध्यान से देखो तो आर ए की ही व्याख्या है, उसी को ही एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या चीज था ए। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं ना, कनेक्ट है एक दूसरे से, ए और आर। तो इसका मतलब इसमें आंसर क्या होगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, दे रहा है ना उसकी व्याख्या, तो इसमें ए है, पर ए में हम यहाँ पर कलर भरेंगे, ऊपर ऑप्शंस में कुछ भी नहीं करेंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट करते हैं। आपको यहाँ पर एचसीएफ दे रखा है दो संख्याओं का और एलसीएम दे रखा है दो संख्याओं का। पहले आपको ये चेक करना है कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम यही आ रहा है नहीं आ रहा, तो आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल के चेक करो। ठीक है, पहले आर और देख लेते हैं। कह रहे दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है वो ए प्लस बी होता है। गलत, गलत है ना, क्योंकि यहाँ ए प्लस बी नहीं, ए मल्टीप्लाई बी होता है। दो धनात्मक पूर्णांकों का क्या होता है, योग होता है, सॉरी क्या कहते हैं, दो धनात्मक पूर्णांक को हम क्या करते हैं यहाँ पर गुना करते हैं, वो किसके बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएम के गुना के बराबर होता है। तो ये तो आर गलत है, आपका कथन ही गलत है। मैं ये नहीं कह रही कि ये व्याख्या दे रहा है नहीं दे रहा एक ही, नहीं, यहाँ तो आर कथन ही गलत है मेरा, तो आर असत्य है। अब बात आती है ए सत्य है या नहीं है, तो आप क्या करो, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल के देखो। तो जब आप इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालोगे तो ये सही आएगा। हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालने सीखे हैं ना, आप उसी तरीके से निकालो, कोई सा भी तरीका लगा लो। ठीक है, तो ये सही आएगा। इसका मतलब आपका ए सत्य है पर आर जो है वो सत्य नहीं है। तो देखो कौन सा आएगा ऑप्शन, ए सत्य है परंतु आर असत्य है, तो सी ऑप्शन है। पर यहाँ नहीं टिक करेंगे, इसको यहाँ टिक करेंगे, तो सी आंसर। क्लियर, तो अब आपको ये अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन समझ में आए कैसे करने हैं। तो ऑप्शन सेम रहेंगे, बस आपको नीचे जो आंसर दे रखा है वो कथन, अभिकथन और कारण, उनको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और फिर ऑप्शन में देखना है क्या आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे टर्म 1 में, तो अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं खंड दूसरे पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, आपको एक बहुपद दे रखा है में गुणांक b का मान, तो b का मान बताना है आपको। तो देखो अगर मानक रूप देखें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, तो x के साथ वाला है b, ये रहा, तो -3 होगा, तो यहाँ आ गया -3। कई बार हम गलती से और जल्दबाजी में ना +3 लगा देते हैं, पर याद रखना जो उसका मानक रूप होता है वो उसमें प्लस होता है, यहाँ माइनस है, तो इसलिए -3 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन 6 करते हैं। कह रहा है निम्न में से किसका दशमलव निरूपण शांत है। तो शांत दशमलव निरूपण तो उन्हीं का ही होता है ना जिनका हर जो है वो 2 और 5 की फॉर्म में हो। अगर उनके गुणनखंड 2 और 5 आते हैं तो वो शांत है, नहीं तो नहीं है। चलो देख लेते हैं। तो यहाँ 14 है तो 2 इंटू 7 आएगा, नहीं ये तो नहीं है। 15 है तो 3 इंटू 5 आएगा, ये भी नहीं है। यहाँ तो पहले से ही गुणनखंड करके दे रखा है, तो 2 3 5, 5 भी है इसमें, 2 भी है, लेकिन इसमें साथ साथ 3 भी तो जुड़ा हुआ है, तो ये भी नहीं है। बचा बी वाला, देखते हैं 200 के गुणनखंड क्या आएंगे।
तो 2 2 जा 4 और 4 आ गया ना, तो 5 इंटू 5 इंटू 2 मतलब 3 बार 2 हो गया ना, अरे 2 बार 5 हो गया। 2 2 जा 4 2 जा 8 और 25 8 जा कितना होता है मेरे पास 200 होता है। तो देखो 2 और 5 की फॉर्म में तो आ रहे हैं, इसका मतलब इसका आंसर है बी। ठीक है, इसमें आप कलर भर देना। क्लियर। चलिए सेवंथ पे आ जाते हैं। सेवंथ में कह रहे हैं बहुपद, एक बहुपद आपको दे रखा है कि शुनांक की संख्या। तो देखो मैंने आपको ये वर्कशीट जब हमने चैप्टर नंबर 2 की स्टार्ट की थी तब भी समझाया था, जब भी बहुपद दे और उसके शुनांक पूछे आपसे, तो शुनांक वही होते हैं जो उसकी सबसे बड़ी घात होती है। बहुपद की जो घात होगी सबसे बड़ी, उतने ही उसके शुनांक होंगे। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो x की घात 4 सबसे बड़ी है, तो इसका मतलब इसके 4 शुनांक होंगे। ठीक है, चलिए एट्थ पे आ जाते हैं। एट्थ में कह रहा है किसी बहुपद के शुनांकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः 2/5 और 1/4 है, तो गुणांक c का मान बताइए। देखिए अब आपको एक बहुपद के शुनांकों का योग और गुणनफल दे रखा है, तो आपको याद हो तो हमने इसका सूत्र किया था, शुनांकों के योग का सूत्र था -b/a और शुनांकों के गुणनफल का सूत्र था c/a, है ना। तो हमें c का ही मान निकालना है, तो इसी से निकाल लेते हैं। तो देखो अगर मैं योग की बात करूं यहाँ पर, तो योग है मेरे पास -b/a, तो योग मुझे दे रखा है 2/5 इज इक्वल्स टू -b/a। ठीक है, और अगर मैं गुणनफल की बात करूं यहाँ पर, तो वो होता है मेरा c/a, तो वो मुझे दे रखा है 1/4 इज इक्वल टू c/a। अब वैसे देखा जाए तो हम लोग जल्दबाजी में क्या करेंगे, c के सामने 1 लिखा है, फटाफट से a वाले आंसर लगा देंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जब मैंने आपको ये पूरा कंसेप्ट समझाया था, तो मैंने आपको क्या समझाया था कि दोनों ही केस में चाहे योग हो चाहे गुणनफल हो, उसमें a का मान एक जैसा होना चाहिए। आप देख लो जरा ध्यान से, क्या a का मान एक जैसा है दोनों में, एक जगह 5 है और एक जगह 4 है, तो ये तो नहीं सही है, तो आपको मान एक जैसा बनाना पड़ेगा, है ना। तो अब बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर 4 से इंटू कर दो और यहाँ पर 5 से इंटू कर दो, तो ये आ गया 5/20 इज इक्वल टू c/a, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ गया 8/20 इज इक्वल टू -b/a। ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो कि c के सामने क्या लिखा है, अब c के सामने 5 लिखा है, लिखा है 5, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, ये है b वाला। गलती से भी a वाले पे मत लगाना जल्दबाजी में। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है आपको यहाँ पर दो ये दे रखे हैं, इनका एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए देखो, इसको मैंने यहाँ लिखा a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, 4 बार है, b यहाँ पर 3 बार लिखा है, 3 बार लिख दिया, और c यहाँ पर 1 बार लिखा है। ठीक है, उसी तरीके से इसको लिखा, a को मैंने 7 बार लिख दिया, क्योंकि a की घातांक यहाँ पर 7 दे रखी है, 4 5 6 और 7। ठीक है, b की घातांक 2 है तो 2 बार, c की घातांक 3 है तो 3 बार। अब इनमें जो भी उभयनिष्ठ है वो यहाँ पर लिखते रहो, वो ही मेरे एचसीएफ निकल जाएंगे। तो अगर उभयनिष्ठ हम यहाँ पर देखें, तो एक बार a है दोनों में, तो मैंने एक a लिख दिया, फिर दोबारा a है तो दोबारा a लिख दिया, फिर दोबारा एक बार a है तो एक बार और a लिख दिया, फिर एक बार और a है तो एक बार और a लिख दिया, तो 4 बार तो a आ गया। अब a नहीं है, b 2 बार यहाँ पर है और 2 बार यहाँ पर है, तो b भी 2 बार लिख दिया, और c एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ है, बस इतना ही उभयनिष्ठ है दोनों में। तो यही आपका एचसीएफ आ गया, a है 4 बार तो a की घातांक आ गई 4, b है 2 बार तो b की घातांक आ गई आपके पास 2, और c है एक बार तो c की घातांक आ गई 1। आप देख लो कौन सा ऑप्शन है, मुझे तो a वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो इसका आंसर a आ जाएगा। तो जब भी एचसीएफ निकालना हो आप इसे ऐसे खोल लो और उसके बाद कर लो। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 9 आसान था ना, कहीं भी डाउट लगे कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, यदि बहुपद, आपको एक बहुपद दे रखा है कि शुनांकों का गुणनफल 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो एक बहुपद दे रखा है और उसके शुनांकों का गुणनफल दे रखा है 2, तो हमें k का मान निकालना है। तो अगर हम शुनांकों का गुणनफल देखें, तो वो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, तो शुनांकों का गुणनफल आपको 2 दे रखा था और यहाँ पर है c/a। अब अगर मैं यहाँ पर थिकनेस पहले थोड़ा कम कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2 लिख देती हूँ
और सी की जगह सी का मान लिखती हूँ जो कि मुझे 30 दे रखा है, और ए की जगह पर के दे रखा है। याद है ना मानक रूप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वही चीज लगाई है। अब यहाँ से के का मान निकालना है तो वो आ जाएगा 30 अपॉन में 2, कट किया तो 15 आंसर आ गया। लेकिन अगर मैं अपने ऑप्शंस में देखूं तो 15 तो कहीं पर भी नहीं है। अभी क्या करें, तो ये 15 ही होगा, इस माइनस को आप हटा दो और यहाँ 15 कर दो। आप अपने टीचर से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि ऑप्शन में यहाँ -15 की जगह 15 तो नहीं था। तो अगर 15 है तो यही आंसर है आपका। ठीक है, तो के का मान के आ गया आपके पास 15 आ गया। क्लियर थी आसान वर्कशीट। तो अब आपको अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन आ गए अच्छे से। चलिए वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। होमवर्क आज कुछ भी नहीं दिया है, क्यों? क्योंकि आप मुझे अपने मार्क्स बताने वाले हो कि इस असेसमेंट वर्कशीट को जब आपने खुद से सॉल्व किया तो आपके 10 में से कितने मार्क्स है? 10 के ही है ना, एक बार देख लेते हैं। 1 मार्क के ईच है, तो 10 में से आप बताना कि कितने नंबर आप लोगों के आए। ठीक है, तो जल्दी से वर्कशीट सॉल्व कीजिए और जल्दी से मुझे कमेंट करके अपने मार्क्स बताइए। साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।